लीप इंडिया आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करे, क्या इसको होल्ड करे, क्या इसको सेल करे या फिर इस पर फ्रेश बैक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। मेरे पास पर्सनली 5 लॉट आए हैं, मैंने आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया था। आपके पास कितने आए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अलॉटमेंट यहां पर ऑलमोस्ट गारंटीड था रिटेल के अंदर, तो यहां पर आपके पास अच्छा अलॉटमेंट आना चाहिए। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि यार उत्कर्ष अप्लाई तो हमने कर दिया, जीएमपी भी बढ़ गई अप्लाई करने के बाद, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? तो उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, प्लस ये भी मिलेगा कि फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या, प्लस ये भी मिलेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, प्लस ये भी मिलेगा कितना लिस्टिंग गेन आपको यहां पे मिल सकता है। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक बार ये वीडियो देख लोगे, इस आईपीओ से रिलेटेड आपका काम खत्म। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करके और इसको पूरा देखना है। अब जब भी मैं आईपीओ लगवाता हूं, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, रिव्यू में 1 मिनट में आपको मैं डिसीजन बता देता हूं इसी चैनल पे, तो याद से सब्सक्राइब कर लो। लेकिन कंपनी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब अपन लिस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर कंपनी को होल्ड भी करना पड़ सकता है, और जब होल्ड करना पड़े तब कॉन्फिडेंस आना चाहिए मैं क्यों इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा हूं। तो इसलिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपको बता देता हूं। लीप इंडिया के बारे में आपने नहीं सुना होगा, रीजन ये है कि ये कंपनी B2B सेगमेंट के अंदर काम करती है और वहां पर काफी अच्छा काम करती है। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो इनके साथ काम करते हैं। और काम क्या करते हैं, देखो एक चीज समझो, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, वहां पे हजारों टन का सामान जो है इधर से उधर करना होता है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो कंपनी वो इक्विपमेंट खरीद के जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है उनको लीज पे देने का काम करती है। अब आप मुझसे पूछोगे यार उत्कर्ष की वो लीज पे क्यों लेती है कंपनियां? क्योंकि कंपनियों के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। वहीं पे लीप इंडिया जब ये लीज पे देती है ओवर टाइम टू टाइम, तो उनके लिए भी ये प्रॉफिट वाइज सही रहता है। तो बेसिकली ये विन विन सिचुएशन हो जाती है, जहां पर बड़ी कंपनीज को एक बड़ा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और वहीं पर लीप इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, ये इस सेगमेंट के अंदर मोनोपोली है, मार्केट लीडर है, जो कि आपको इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस में भी नजर आ जाएगा। जी हां, रेवेन्यू यहां पे 54% से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66% से ग्रो हो रहा है। पी रेशियो जिस पे कंपनी अपना आईपीओ ला रही है वो है 112 का, जो कि बहुत ज्यादा आपको लग सकता है। अब मैं लग सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा इसको एनालाइज करना पड़ेगा। जब पूरी दुनिया बोल रही थी कि यार उत्कर्ष मणिपाल ओवर वैल्यूड है, मणिपाल ओवर वैल्यूड है, उसका पी इतना है, तब मैंने आपको लिस्टिंग वीडियो में बताया था कि इबिडा का एक कंसेप्ट होता है, आप सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस पे नहीं जोड़ सकते। जब हॉस्पिटल कंपनी बनाती है तो वो हॉस्पिटल बनाते चले जा रही है, नए हॉस्पिटल खोलते चले जा रही है, तो उनका डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, इस वजह से प्रॉफिट कम नजर आ रहा है। कल को जब उनका एक्सपेंशन थोड़ा सा रुकेगा और फिर वो प्रॉफिट बढ़ेगा, तब वो अचानक से आपको नंबर्स में देखेगा। बट अगर आप थोड़ा भी एनालाइज करोगे तो वो चीज पहले ही जान सकते हो। सेम इस कंपनी के अंदर है, सेम तो नहीं बोलूंगा, ऑब्वियसली मॉडल अलग है, बट अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो यहां पर भी यही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कम नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इबिडा के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है। अब इबिडा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। बेसिकली आप ये समझो, जब भी आपका जो ईपीएस प्रॉफिट निकल के आता है उसके अंदर से आपका जो भी सेल कंपनी ने करी है, एक्सपेंसेस हटाने के बाद 3-4 चीजें माइनस होती है, जिसमें इंटरेस्ट होता है जो कि होना भी चाहिए, कंपनी ने अगर उधार लिया है तो ब्याज चुकाना पड़ेगा। वहीं पर टैक्स होता है जो कि निर्मला ताई लेके ही जाएगी, उसमें कुछ कर नहीं सकते। एक और चीज जो माइनस होती है वो है डेप्रिसिएशन, जो कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इस तरीके से समझो कि वो कंपनी को कोई देना नहीं है, लेकिन वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। तो इसीलिए बोलते हैं जब किसी कंपनी में डेप्रिसिएशन ज्यादा हो तो और उसका पैट कम नजर आ रहा है, तो फिर उसको उस बेसिस पे वैल्यू करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो अगर आप इबिडा वाइज इसको वैल्यू करोगे जो कि 20 के आसपास आता है, तो ये ठीक ठाक होता है। क्या ये एकदम सही है, एकदम मतलब मस्त है? तो मैं कहूंगा नहीं, वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा है, कंपनी कम ला सकती थी इंटरेस्ट जगाने के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको कि अगर कंपनी इस वैल्यूएशन पे आ रही है तो वो जस्टिफाइड है, ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी एक मोनोपोली सेगमेंट में है और ऐसी जगह है जहां पर वो मार्केट लीडर के पोजीशन पे हो जाती है। सिंपल भाषा में अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे, फाइनेंशियल्स अच्छे, वैल्यूएशन आपको ज्यादा नजर आ रहा है, जो कि है भी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। अब आप मुझे बोलोगे यार उत्कर्ष ठीक है, तेरी कहानी हमने सुन ली, लेकिन अब ये बता हमारे पास अलॉटमेंट आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी यहां पे शेयर करूंगा, लेकिन मणिपाल के अंदर हमने 5-10% का प्रॉफिट सोचा था, बट आपको पता ही है वो 12-13% के आसपास खुल गया, 20% तक चला गया। बट हमें कैसे पता इतना जाएगा? तो मार्केट को देखते हुए प्लस ओपनिंग टिक्स को देखते हुए देखो इस तरीके से मैं शेयर कर देता हूं। वहां पर भी मैंने अपने टारगेट अपडेट कर दिए थे, तो इतना सा मेरा ध्यान रखना कि याद से पिन कमेंट से और डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो। क्यों? लिस्टिंग वाले दिन लेवल्स में कुछ भी चेंज हुआ तो वो आपको वहां पे
मिल जाएगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि यार उत्कर्ष करना क्या चाहिए। देखो, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था तो उसके लिए अप्लाई कैटेगरी का आईपीओ था ही नहीं, बट फिर भी आपने मेरे पे कॉन्फिडेंस लेके या फिर कहीं भी किसी का भी देख के कुछ भी करके आपने इस आईपीओ को लगाया, तो आपका यहां पर टारगेट 10 से 15% का हो जाता है। लेट से 7-8% पे अगर लिस्ट होता है, यानी कि 159 का इसका प्राइस बैंड है, अगर 170 पे लिस्ट होता है और आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना तो आप इसके अंदर फुल एग्जिट ले सकते हो। लेकिन आप अपने गेन्स गिव अप करने को रेडी हो तो 165 का स्टॉप लॉस लगा के 175, 180 और 185 तक के टारगेट के लिए आप इसको चेस कर सकते हो। दोस्तों, लिस्टिंग वर्क कैसे करती है? देखो, एक चीज समझो, अभी मैंने आपको ये जो लेवल्स बताए हैं वो बेसिस पे बताए हैं कि हाँ, इतना लिस्टिंग ये डिजर्व करती है, बट उस टाइम पे मार्केट के फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि निफ्टी के ओपनिंग टिक्स क्या चल रहे हैं, मार्केट उस टाइम पे कैसा है, न्यूज मार्केट में ओवरऑल कैसी है, उसके बेसिस पे भी आपको थोड़ा सा जज करना होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि सपोज अगर नेगेटिव न्यूज हो, नेगेटिव लिस्टिंग हो और किसी भी कारण से अगर इसके अंदर नेगेटिव की पॉसिबिलिटी बन जाए, जैसे सपोज करो 159 रुपीज का इसका प्राइस बैंड है, आपको 155 या 150 का लिस्टिंग यहां पे दिखा रहा है किसी भी कारण से, तो आपको 5% का स्टॉप लॉस यहां पे रख के एक बार इस कंपनी को मौका देना है। पैनिक करके सेल नहीं करना। यह मत बोलना उत्कर्ष भाई आपने हमारा लॉस करा दिया, क्योंकि एक चीज समझो, 5-10% वाले केस के अंदर मार्केट का इंपैक्ट भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए फ्री टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल तो आप ज्वाइन कर ही लेना, प्लस खुद भी अगर जज कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना कि 5% का स्टॉप लॉस आफ्टर लिस्टिंग जहां पर भी लिस्ट होता है वहां से अपन को इसको देना है। उत्कर्ष, हम तो शॉर्ट से लॉन्ग टर्म वाले हैं जो कि थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, प्राइस बैंड यानी कि 160 की स्टॉप लॉस लगा के 180, 185, 190 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हो। क्या इसके अंदर फ्रेश बाय कर सकते हैं? क्योंकि अलॉटमेंट तो इसमें आ जाता उत्कर्ष, लेकिन हमने अप्लाई ही नहीं किया। फ्रेश बाय की बात करें इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप में से 90% लोग वीडियो देखते हैं, फायदा उठाते हैं, जुनाई पर लोहिया में प्रॉफिट कमाते हैं, मनीपाल के अंदर लिस्टिंग गेन के बाद 20% रिटर्न तक कमाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दो। डेफिनेटली इसके अंदर फ्रेश बाय बन सकती है। अब आप पूछोगे कैसे? जो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि अगर गलती से भी 5-7% नेगेटिव लिस्ट हो जाता है, वहां पे आंख बंद करके 5% का स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस होता है जो कि आपको लेना चाहिए, वो स्टॉप लॉस लगा के आप इसको इजीली 170 और 180 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हो। उत्कर्ष भाई, लीप इंडिया आईपीओ को मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख के भूल जाना चाहता हूं, क्या ऐसा कर सकता हूं? देखो, एक चीज समझो, लॉन्ग टर्म में रखने के लिए मैंने आज तक 2 या 3 आईपीओ ही बताए होंगे, जिसमें से एक बेलराइज है जो अभी रिसेंट में बताया था, उसके बाद अभी इंडो एमआईएम है। दोनों ने ही लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बेलराइज तो डबल भी हो चुका है। कभी भी ओवर वैल्यूड आईपीओ के अंदर हमेशा एक अपन को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपन लोअर लेवल्स पे बाय करें। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, वो डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पर, मगर मिलती जरूर है। तो मैं इसको अभी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं करूंगा, स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए अपने टारगेट के लिए चेस करूंगा। आने वाले टाइम में अगर लगता है कि सही वैल्यूएशन मिल रहा है तो वहां पर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करूंगा। बाकी दोस्तों, एक चीज बता दो, एग्जैक्ट स्ट्रेटजी मैंने मणिपाल के अंदर शेयर कर दी थी जिसके टारगेट्स आ गए, जुनाइपर के अंदर शेयर कर दी थी जिसके टारगेट्स आ गए, लोहिया के अंदर शेयर कर दी थी जिसने भी 20% के ऊपर रिटर्न अपन को दे दिया। इन तीनों में ही मुझे और मेरी ऑडियंस को अलॉटमेंट आया था, जिसकी स्ट्रेटजी फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मार्केट को देखते हुए उस दिन अपडेट कर दी थी। तो याद से उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ऐसा एनालिसिस अच्छा लगा हो, आगे भी आपको ऐसा एनालिसिस चाहिए, हर आईपीओ का रिव्यू 1 मिनट में चाहिए और लिस्टिंग स्ट्रेटजी इस तरीके से चाहिए, तो याद से सब्सक्राइब कर देना।